अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में हकीम आर्तुक और मकीज़ कुछ कागजात तैयार करने में मसरूफ़ थे। मकीज़ कहता है, बाज़ार के तमाम अखराजात और आमदनी के कागजात मुकम्मल हो गए हैं आर्तुक साहब। इतने में इलबिलगे और अताज वहाँ पहुँचते हैं। सलाम दुआ के बाद हकीम आर्तुक कहता है, इलबिलगे खातून, काई कबीले के ख़जाने का तमाम हिसाब किताब इसमें मौजूद है। फिर मकीज़ एक रजिस्टर देते हुए कहता है, इसमें बाज़ार का तमाम हिसाब किताब मौजूद है। इलबिलगे रजिस्टर खोल कर देखने लगती है। कुछ देर बाद वो पूछती है, अर्तुल साहब के ज़ाती माल के बारे में क्या ख्याल है? हकीम आर्तुक कहता है, अर्तुल साहब का ज़ाती माल उनकी तलवार और घोड़ा है। इलबिलगे हैरान होकर पूछती है, इतने बड़े अर्तुल साहब के पास बस यही है? आर्तुक कहता है, हाँ ये सच है। अर्तुल साहब माल या सोना इकट्ठा नहीं करते और वह दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागते। उनकी वाहिद दौलत उनका नाम है। अताज कहता है, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि हम यकीन कर लेंगे? आर्तुक कहता है, यही हकीकत है अताज साहब, ये कोई साजबाज नहीं है। इलबिलगे कहती है, अर्तुल साहब का नाम अलग बात है और टैक्स का मामला अलग बात। इंशाल्लाह कल हम दोबारा कबीलों में जाएंगे और ख़ुद सारे माल की गिनती करेंगे और फिर अर्तुल साहब से भी बात करेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान को ख्याल आ रहा था जब उसने त्योगलस की बेटी निया से वादा किया था कि मैं वो हार तलाश करके लाऊंगा। फिर उसे ख्याल आता है जब उसके बाबा अर्तुल ने उसे शिकार पर जाने से मना किया था। इतने में सावजी पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो उस्मान? उस्मान कहता है, मैं शिकार की तैयारी कर रहा हूँ भाई। सावजी कहता है, बिल्कुल नहीं उस्मान, बाबा ने हमें शिकार पर जाने से मना किया था। हम बाबा की नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन उस्मान अपनी तैयारी जारी रखता है। इसी दौरान द्रैगोस और उसके साथी ये गार में मौजूद थे। लईस कहता है, गवर्नर यानिस त्योकलस का इंतज़ार कर रहा है। उसने उसे तलाश करने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि त्योकलस काई कबीले में है, वरना वो उसे अर्तुल से तलब करेगा। अगर त्योकलस ने गवर्नर को मालूमात दे दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। द्रैगोस कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, त्योकलस कल जहर से मारा जाएगा। सब यही समझेंगे कि वो ज़ख्मी होने की वजह से मरा है। काराबेला पूछता है, और उसकी बेटियों के बारे में क्या ख्याल है? द्रैगोस कहता है, अपने बाप के मरने के बाद शायद वो कबीले से चली जाएं, हम उन्हें रास्ते में ही कत्ल कर देंगे। फिर द्रैगोस कहता है, आप मेरी बात गौर से सुने। कल अताज बे और उसके साथी टैक्स मामलात के लिए दूसरे कबीलों की तरफ रवाना होंगे, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। लईस पूछता है, आपके दिमाग में क्या है कमांडर द्रैगोस? द्रैगोस कहता है, गुंदुज़ के गुस्से के बारे में हर कोई जानता है। हम इस हमले का इल्ज़ाम उस पर लगवाएंगे और ये हमला अर्तुल और उसकी रियासत के दरमियान दुश्मनी पैदा करवा देगा। हम अर्तुल के निज़ाम को सिर्फ इसी तरीके से तबाह कर सकते हैं। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। मंगोलों का काफ़िला एक जगह रुका हुआ था। इतने में अर्तुल और उनके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं। एक मंगोल कह रहा था, हम ये संदूक लागू खान तक पहुँचाएंगे। काराबोरो कहता है, जैसे आपका हुक्म कमांडर बोर्जगिन। इतने में अर्तुल हमले का इशारा करता है। इस तरह अर्तुल के सिपाही बहुत से मंगोलों को मारकर काराबोरो को घेरे में ले लेते हैं। काराबोरो कहता है, तुम लोगों की हम पर हमले की जुर्रत कैसे हुई? कौन हो तुम? अर्तुल उसके करीब आकर निकाब हटा देता है। यह देखकर काराबोरो कहता है, अर्तुल तुम? अर्तुल कहता है, तुम अपने हर काम की कीमत चुकाओगे। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यह सब करने के बाद जाने दूंगा? काराबोरो कहता है, मुझे तुम्हें महल में ही मार देना चाहिए था। अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुल। अर्तुल कहता है, मेरे इंतकाम की तलवार तुम सब के लिए काफ़ी है। इस तरह अर्तुल उसे मार देता है। इसके बाद अर्तुल संदूक देखने लगता है और फिर कहता है, इसकी चाबी गायब है। इसी दौरान दो मंगोल जासूस घोड़ों पर जा रहे थे। एक जगह वो रुक जाते हैं। एक आदमी कहता है, उन्होंने हमारे सारे आदमी मार दिए हैं, अब हम क्या करेंगे? दूसरा आदमी कहता है, सब ठीक है, संदूक की चाबी मेरे पास है, इसके बगैर वह संदूक बेकार है। वो इसे हासिल करने के लिए हमारे पीछे आएंगे। हम उनके लिए जाल बिछाकर पता लगाएंगे कि वो कौन हैं। अभी हमें अमीर बाउद्दीन की तरफ जाना चाहिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं।
दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, इसकी चाबी उन 2 जासूसों के पास है। हम इस संदूक को तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत अहम कागजात हैं। हम एक भी हरफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर अर्तुल कहता है, तुर्गत और मर्गिन, तुम उन 2 जासूसों के पीछे जाओ। शायद वो अमीर बाउद्दीन की तरफ जाएंगे। हमें फ़ौरन कबीले जाकर टैक्स के मसले को देखना होगा, इससे पहले कि मामला हमारे हाथों से निकल जाए। मर्गिन कहता है, इंशाल्लाह हम चाबी हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। अर्तुल कहता है, सिर्फ चाबी ज़रूरी नहीं है मर्गिन, अगर हम जान लें कि उन गलीज़ों की मदद कौन कर रहा है तो फिर जीत हमारी होगी। यह कहकर अर्तुल उन्हें कुछ हदायत देने लगता है। काई कबीले में सावजी की आंख खुलती है तो वो उस्मान को गायब देखता है और फिर खड़ा होते हुए कहता है, आह उस्मान, तुम फिर भी शिकार पर चले गए। यह कहकर वो तेज़ी से जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान जंगल में पहुंच चुका था ताकि नया का हार तलाश कर सके। इसी दौरान काई कबीले में नया के वालिद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इतने में कबीले की तबीबा आकर उसका मायना करती है और उसे मज़ीद दवा पिलाती है जिसमें द्रैगोस के आदमी ने जहर मिला दिया था। इसी दौरान गुंदुस भी जंगल में पहुंच चुका था क्योंकि आज वह अपनी महबूबा इरैन से मिलने वाला था। कुछ देर बाद गवर्नर की बेटी इरैन अपनी एक सहेली के साथ वहां पहुंच जाती है। इरैन गुंदुस के पास आकर कहती है, जब तुमने अपने जज्बात का इजहार किया था तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी, लेकिन मैं भी बिल्कुल तुम जैसा महसूस कर रही हूँ। गुंदुस कहता है, तो इस सारे वक्त में मेरा इंतज़ार फजूल नहीं था, मेरी खूबसूरत इरैन। फिर इरैन कुछ सोचकर परेशान हो जाती है। गुंदुस पूछता है, क्या हुआ इरैन? इरैन कहती है, मैं लगातार यही सोचती हूँ कि कहीं ये एहसासात बचपन के बुखार की तरह ना हो। गुंदुस कहता है, अगर ये बचपन के बुखार की तरह है तो मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहूँगा इरैन। हत्ता कि अगर मैं बुखार में जलता रहूँ फिर भी मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे बारे में सोचूंगा। इतने में घोड़ों की आवाज़ सुनकर इरैन की सहेली उसे आवाज़ देती है। इरैन कहती है, मेरे बाबा के सिपाही आ रहे हैं, वो मुझे किले की तरफ ले जाएंगे। यह कहकर वो चल पड़ती है। इसी दौरान द्रैगोस और उसके आदमी जंगल में एक जगह गात लगाए बैठे थे। कुछ देर बाद अताज बे का काफिला करीब पहुँच जाता है। यह देखकर वो हरकत में आ जाते हैं। इसी दौरान उस्मान भी जंगल में हार तलाश कर रहा था। कुछ ही देर में उसे हार मिल जाता है और वो खुश हो जाता है। इतने में सावजी भी उसे तलाश करते करते वहां पहुंच जाता है। घोड़े से उतरकर वो उस्मान को कहता है, चलो उस्मान भाई, कबीले वापस चलो। उस्मान कहता है, मैंने एक बड़ा परिंदा देखा है भाई, मैं शिकार करके जाऊँगा। सावजी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उस्मान नहीं मानता और शिकार के लिए एक तरफ भाग जाता है। सावजी भी अपना घोड़ा बांध कर उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ द्रैगोस के आदमी अताज के काफिले पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान अताज और द्रैगोस का आमना सामना होता है। अताज कहता है, अपना नकाब हटाकर मर्दों की तरह लड़ो, तुम क्या चाहते हो? द्रैगोस कहता है, तुम्हारी जान। हमने तुम्हें बताया था कि दूसरे कबीलों की तरफ मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मंगोलों के कुत्तों के लिए इन ज़मीनों पर कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अताज कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम किसके कुत्ते हो। यह कहकर वो हमला कर देता है। इसी दौरान उस्मान शिकार करते करते उस लड़ाई वाली जगह के करीब पहुँच जाता है। सावजी कहता है, चलो भाई वापस चलें, हमारे लिए कोई मुसीबत आ सकती है। उस्मान कहता है, अगर ये हमारे सिपाही हुए तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान अताज के सिपाही मरते जा रहे थे। उस्मान देखकर कहता है, यह तो बिलगे खातून के सिपाही हैं, डाकुओं ने इनके लिए जाल बिछाया है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सावजी उसे रोक लेता है। इतने में अताज भागने की कोशिश करता है और अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। द्रैगोस उसे भागता हुआ देखकर पीछे से तीर चला देता है जो ठीक निशाने पर लगता है। अताज के सारे साथी मारे जा चुके थे। द्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे, अब बाजार में अफरा तफरी देखने का वक्त आ गया है, लईस तुम वापस के लिए जाओ। यह कहकर वो सब चल पड़ते हैं। इतने में सावजी कहता है, उस्मान, इससे पहले कि हम मुसीबत में फंसें चलो वापस कबीले चलते हैं। उस्मान रजामंद हो जाता है और उठ खड़ा होता है। लेकिन इतने में उसके कदमों की आवाज़ द्रैगोस के आदमी सुन लेते हैं। काराबेला उन्हें देखकर कहता है, ये भागने ना पाएं, इनका पीछा करो।
इसके बाद वो सब उनके पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी सावजी को पकड़ लेता है, जबकि उस्मान उस पर तीर कमान तान कर कहता है, छोड़ दो मेरे भाई को। आदमी कहता है, तीर कमान फेंक दो वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। लेकिन उस्मान तीर कमान नहीं फेंकता और उसका निशाना लेने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में 2 मंगोल जासूस मौजूद थे। एक तीर लगने की वजह से जख्मी था। इतने में तुर्गत और उसके साथी उनके करीब पहुंच जाते हैं। तुर्गत आहिस्ता से कहता है, हम चाबी हासिल करेंगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ यह है कि हम इनके अंदर घुसकर मालूमात इकट्ठी करें। हम इनके सारे साथियों का पता लगाएंगे। इसके बाद तुर्गत अपने सिपाहियों को कुछ हदायत देने लगता है। इसके बाद तुर्गत और मर्गिन एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ इलबिल्गे खातून सोगत के बाजार में चहलकदमी कर रही थी। इतने में अताज जख्मी हालत में वहाँ पहुँच जाता है। बाजार के लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। इलबिल्गे उसे देखकर अताज बे कहते हुए उसकी तरफ भागती है। घोड़े से उतार कर वो अताज से पूछती है, क्या हुआ, किसने किया ये? अताज कहता है, हम पर हमला हुआ था इलबिल्गे खातून। हमलावरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। एक आदमी कह रहा था कि मंगोलों के कुत्तों के लिए इन ज़मीनों पर कोई जगह नहीं है और हमने तुम्हें दूसरे कबीलों की तरफ जाने से मना किया था। ये सुनकर इलबिल्गे के जहन में वो ख्याल आता है जब गुंदुज उसे धमकियाँ दे रहा था। इतने में हकीम आर्तो का आकर मुआयना करने लगता है। फिर वो तीर तोड़कर उसे देखने लगता है और कुछ परेशान हो जाता है। इलबिल्गे पूछती है, क्या बात है आर्तुक साहब? आर्तुक कहता है, ये तुर्कों का तीर है। दूसरी तरफ एक आदमी ने सावजी को पकड़ा हुआ था और उस्मान तीर कमान तान कर सामने खड़ा था। इतने में सावजी उस आदमी के बाजू पर काटता है। इस तरह वो उस आदमी को गिराकर दोबारा भागने लगते हैं। दूसरी तरफ गुंदस भी सोगत के बाजार में पहुंच जाता है। उसे देखकर इलबिल्गे गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, गुंदुज अल्प, ये तुमने क्या किया है? गुंदुज हैरान होकर घोड़े से उतर आता है। इलबिल्गे कहती है, यह तुमने किया है। गुंदुज कहता है, ये तुम क्या कह रही हो खातून? इलबिल्गे कहती है, तुमने मेरे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार दिया। गुंदुज कहता है, अपनी हद में रहो खातून, मैं क्यों तुम्हारे सिपाहियों को कत्ल करूँगा? तुम किस हमले की बात कर रही हो? इलबिल्गे कहती है, जब हम कबीले में आए थे तो तुमने कहा था कि मैं आप लोगों को दूसरे कबीलों से टैक्स इकट्ठा नहीं करने दूंगा और यह तीर तुर्कों का है। अब मुझे बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? गुंदुज कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह के सवाल करने वाली? इलबिल्गे कहती है, तुम्हारा घोड़ा थका हुआ है। या तो तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ से आए हो या फिर इस वाक़े का जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगी। गुंदुज कहता है, ना ही मेरा और ना ही किसी काई वाले का इस हमले से कोई ताल्लुक है खातून, मेरे रास्ते से हट जाओ, लाजमी किसी ने जाल बिछाया है। इलबिल्गे उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है, असल जाल बिछाने वाले तुम हो। मैं यहाँ तुम्हें काट डालूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। आप मर्द बनो और इस गंदे खेल का एतराफ़ करो। यह सुनकर गुंदुज उसे एक थप्पड़ मार देता है। इस तरह इलबिल्गे का खंजर अर्तुगरुल को लग जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।